अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था अपना, जो कि हमारा यूनिट था आइडेंटिफाई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन। इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हमने दो टॉपिक्स इसके क्लियर कर लिए थे। आज हमने इसका थर्ड टॉपिक पढ़ना था, जो कि हमारा है वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स इन रिसर्च। रिसर्च के अंदर हम वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं और कौन से वेरिएबल यूज करते हैं, हमने आज वो देखना है। इन रिसर्च अ वेरिएबल इज अ फैक्टर और करेक्टरिस्टिक। बेसिकली रिसर्च के अंदर वेरिएबल जो है वो एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक होता है दैट कैन बी मेजर और ऑब्जर्व, जो चीज़ों को मेजर्स करने के लिए और उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात करते हैं सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल की। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द आउटकम और रिजल्ट। बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास कोई आउटकम या रिजल्ट में कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया या कोई हमने चीजें इनपुट की हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, उसका आउटपुट होता है। तो हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर और एक्सप्लेन, जो कि आप इसलिए यूज करते हैं, आप उसको मेजर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक है, इट इज द वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ स्टडी ऑन द अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस की एक्सरसाइज ले रहे हैं, हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं। वेट लॉस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो 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 है ना, वेट जो है वो लॉस हो रहा है बेसिकली, वो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है, बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी एक्सरसाइज पे। तो जो एक्सरसाइज होती है वो हमारे पास क्या होता है, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट आगे मजीद करते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द फैक्टर दैट यू आर चेंजिंग टू सी इट इज इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेसिकली, कि हमारे पास ऐसा फैक्टर होता है दैट यू आर चेंजिंग टू सी ऑन द फैक्ट, जैसे जो आप उसकी फैक्ट जो होते हैं वो किस तरह चेंज हो रहे हैं, जिसको आप देखते हैं ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। इट इज द वेरिएबल दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेम स्टडी, वही एग्जाम्पल दोबारा ले रहे हैं, ऑन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, एक्सरसाइज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही बात ले रही है कि जो एक्सरसाइज है ना, उसका उसका क्या था, वेट लॉस, वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। और ये हमारे पास है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो बेसिकली डिपेंड से ही नाम जाहिर हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का, कि वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना, अब किसी पे डिपेंड करना क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, कि हम किसी पे डिपेंड किस तरह करते हैं। ठीक है, जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे बेस कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो उन्हें पालेंगे या उन्हें उस खाने को ला देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए वेट लॉस की। तो वेट लॉस तब भी होगा ना जब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो वेट लॉस क्या है, बेसिकली रिजल्ट है कि कितना वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बेसिकली हमारे पास आउटकम रिजल्ट होता है। तो वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है वेट लॉस, वो कब हो रहा है, कितना होगा, कैसे होगा, वो बेसिकली एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज को प्रेफर करेंगे या कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। तो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी डिपेंड नहीं करता हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। ठीक है, तो ये हमारे पास था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। अब थोड़ा सिंपल एनालॉजीज का चेक कर लेते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका देख लेते हैं हम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली कॉज होता है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, अफेक्ट। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब ये होता है ना कि कितना अफेक्ट हुआ है, और जो इंडिपेंडेंट मतलब बेसिकली हमारे पास कॉज होता है, हमारे पास रीजन होती है उसको, चीज को चेक करने के लिए, उसका अफेक्ट चेक करने के लिए। इन द एक्सरसाइज एंड वेट लॉस एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, वही बात बार आ गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज। ठीक है, जिसको हम कॉज कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेट लॉस जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो वेट लॉस तभी होगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वो उस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तभी जब डिपेंड करेगा तो उसका रिजल्ट देगा ना हमें। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर अलावा हमारे जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर के अंदर, वो हमारा है कंसेप्चुअल डेफिनेशन का। ठीक है ना, तो कंसेप्ट का जो लफ्ज है यहाँ पर, तो वो कंसेप्ट से निकला है। कोई कॉन्सेप्ट जैसे हम माइंड में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ ये एक डिफाइन है, इसको आप कंसेप्चुअल पढ़ें। मतलब आपने ये नहीं होता कि आपने उसको रट्टा लगाना है, आपने उसको कॉन्सेप्ट उसके चेक करने होते हैं, कि बात की क्या की गई है, वजह क्या की गई, इस बात की वजह क्या है,
क्यों इस चीज को हम स्टडी करें, तो हम कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं। तो बेसिकली हम एक मिड पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उसके बाद नेक्स्ट हम उसको खुद लिखने की या प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। क्या हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लिया, अब हम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, ये चीज होती है। तो ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन। A conceptual definition explains the theoretical meaning of a concept or variable। कोई भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके हम क्या मीनिंग है, प्रैक्टिकल मीनिंग, थ्योरेटिकल मीनिंग को एक्सप्लेन करने का काम किसका होता है, कंसेप्चुअल का होता है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये एक हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ऑफ व्हाट द कंसेप्ट रिप्रेजेंट्स एंड इट्स रिलेशनशिप, ठीक है। उन जो हमारे पास जो है ना वेरिएबल्स हैं, हमें किस तरह अंडरस्टैंड करना है, उनके कॉन्सेप्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर कॉन्सेप्ट, और उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है। मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट के तभी मैं दूर तक नहीं हो जाना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। जैसे कि आप वेरी कर रहे होते हैं उस क्वेश्चंस को, कि आप क्वेश्चन करें, आप उसको वेरी कर रहे हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं फार्मूलाज वाला कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं फार्मूलाज को अपने कॉन्सेप्चुअल ले लेती हूँ कि ये फार्मूला मैंने इस तरह यूज किया था, और बेस्ट क्वेश्चन मैं उसको अचीव करती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ, उसका रिलेशनशिप चेक करती हूँ कि इस क्वेश्चन मैंने इस तरह का यूज किया है। तो बेसिकली वो मैं कॉन्सेप्ट ले रही होती हूँ कि मैंने इसके बाद ये लिखना है, वो लिखना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्चुअल डेफिनेशंस आर एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च टॉपिक। बेसिकली रिसर्च टॉपिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन आपके माइंड में होगा, तो आप अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हैं या रिसर्च टॉपिक लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कांट राइट इट, ठीक है ना। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है अपना भी, उस टॉपिक के रेलिवेंट भी, कि क्या कॉन्सेप्ट दूं मैं इस रिसर्च पेपर का, कि मैं इस बारे में क्या अच्छा लिख सकती हूँ। तो वो आप अपना कंसेप्चुअल लेते हैं, आप उसको समझते हैं, उसके बाद अपना रिसर्च टॉपिक बना पाते हैं और उसको लिख पाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे अक्सर टीचर भी क्लास में कहते हैं कि आपको जो ना कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो फिर आप उसको कुछ लिख सकेंगे या पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आप मुझसे कंसेप्चुअल देख रहे हैं, उसको स्टडी करें, बेस पर कर रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि समझाया क्या गया है, बताया क्या गया है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे टोटली इंग्लिश पढ़ के अगर चली जाऊँ, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। एक इजी इंग्लिश वर्ड है, आप उसको जब तक रट्टा नहीं लगाएंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। लेकिन वही अगर मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में कॉन्सेप्ट दे दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कंसेप्चुअल लफ्ज निकाला, उसको मैंने बताया है कि बेटा इसको कॉन्सेप्ट लफ्ज से निकला है। तो जो कॉन्सेप्ट लफ्ज है ना, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या बताया गया, क्या समझाया गया, फिर आप उसको अपने माइंड में रखते हैं, फिर आप उसको स्टडी करते हैं। एक दो बार अगर अपने माइंड में भी अगर आप रिवाइज कर लें, तो आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल डेफिनेशंस। एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑन द अदर हैंड, उसकी वजह से भी हमने पढ़ा है कंसेप्चुअल के बारे में, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या ऑपरेशनल का वर्ड यूज हुआ है। ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाइज हाउ टू मेजर द कॉन्सेप्ट और वेरिएबल, कि हमने अपने कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स को किस तरह से मेजर करना है। ऑपरेशनल का लफ्ज जो है वो ऑपरेशन से निकला। ऑपरेशन क्या होता है कि किसी भी काम को आप फोकस करके करना, ठीक है, वो किस्म का ऑपरेशन के बराबर है। देखिए किसी काम को आप लगन से, जय से, एक्सप्लेन से करें, तो वो वर्ड किसमें आता है, ऑपरेशन के अंदर आता है। तो वही बात लिखी हुई है कि स्पेसिफाइज हाउ टू मेजर कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स, कि अपने वेरिएबल्स को, कॉन्सेप्ट को किस तरह से हमने मेजर करना है, उस चीज को चेक करना होता है। इट आउटलाइंस द प्रोसीजर ऑपरेशन यूज टू क्वान्टिफाई टू ऑब्जर्व द कॉन्सेप्ट। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर किए हैं, किस तरह से उनको ऑब्जर्व किया है, किस तरह से आप उनको प्रोसीज कर रहे हैं, इन चीज को आप देखते हैं। Operational definitions provide a clear step-by-step guide on how to collect data and measure the variable। ऑपरेशन डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक क्लियर प्रोवाइड करता है स्टेप बाय स्टेप गाइड। हमें स्टेप स्टेप गाइडेशन मिल जाती है, जिसके थ्रू हम कर सकते हैं ऑन हाउ टू कलेक्ट डाटा, कि हम डाटा को किस तरह कलेक्ट करें, एंड मेजर द वेरिएबल, किस तरह से हमने उन पर मेजरमेंट्स करनी है अपने वेरिएबल्स के ऊपर। तो हर चीज का एक जो तरीका कार होता है, वो चीज समझाई जाती है। तो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर आएंगी, कि एक हमें क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी जाती है कैलकुलेशन के, किस तरह से हमने उन्हें सॉल्व करना है, किस तरह उसको हमने ऑपरेट मिलाना है, काम मिलाना है। नेक्स्ट इसका कुछ की डिफरेंस देख लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल एंड डिफाइन द कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, उसके एब्स्ट्रैक्ट, उसके थ्योरेटिकल हम थ्योरी देखते हैं। ऑपरेशन की अगर बात की जाए, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन जिसका हमारे पास होता है प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं।
कॉन्सेप्ट में तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं ना, कि हमने ये चीज को कॉन्सेप्ट ले लिया। ऑपरेशन का मतलब मैंने, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिसर्च प्रिंसिपल का कोई क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट ले रही हूँ कि हाँ इसमें ये बात की गई है, एपिडेमियोलॉजी की बात की गई है, ये इसके अंदर स्टैंडर्ड टेंडेंसी की बात की गई है, इसके फार्मूलाज ये होते हैं। तो वो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट हम सेट कर रहे होते हैं। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते हैं, हम उसको सो मैंने कॉन्सेप्ट लिया कि मैंने स्टैंडर्ड टेंडेंसी को इस तरह से फाइंड करना है, पहले मीन मीडियन एंड देन मोड। उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिकल में जब लेके आऊंगी ना, कि फिर मैं उसको सोल्व करके दिखाऊं आपको कि मेरे पास ये डाटा था, इससे मैंने किस तरह मीन फाइंड किया, मीडियन किस तरह फाइंड किया, मोड फाइंड करके दिखाऊंगी, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो वो किस में आता है, ऑपरेशनल के अंदर आता है। ठीक है, एंड डिफाइन हाउ टू मेजर द कॉन्सेप्ट, और हमें ये पता चलता है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया है अपने माइंड में, उसको हमने मेजर किस तरह करना है, ऑब्जर्व किस तरह करना है, उस पर काम किस तरह करना है, ये चीज को देखना होता है। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस। ठीक है, जो इंटेलिजेंस होती है मतलब अपने माइंड में बैठ के हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ सीखते हैं, उसके कोई रीजन ढूंढते हैं, उस चीज को, सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये सारे काम का तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है। ठीक है, आप अपने माइंड से बैठ के उस चीज को एज्यूम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। तो ये सारा क्या आता है, कॉन्सेप्चुअल के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन की जो एग्जांपल ली गई है वो है, इंटेलिजेंस विल बी मेजर्ड ड्यूरिंग द इंटेलिजेंस स्केल। इंटेलिजेंस जो होते हैं ना, जो अपने मेजर करते हैं अपने तमाम चीज को अपने इंटेलिजेंस स्केल की वजह से करते हैं, विच असेसेस वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटीज थ्रू अ सीरीज ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू उसको वो काम में लेके आते हैं, जो उन्होंने अपने माइंड में एक चीज सेट की है, सीखी है, करके दिखाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है, ऑपरेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, by having both conceptual and operational definitions, researcher can ensure the study is well grounded in theory and their measurements are valid and reliable। ठीक है, इन दोनों के जो हमारे कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन और ऑपरेशनल, इनका फायदा क्या होता है रिसर्चर्स को, कि रिसर्चर जो है वो अच्छे से इंश्योर कर पाते हैं अपने, जो उन्होंने माइंड में कॉन्सेप्ट लिया होता है किस चीज़ के बारे में, या जिस चीज़ के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, उसको अच्छे से वेल ग्राउंड करते हैं, उनको समझ पाते हैं अपना कॉन्सेप्ट लेने के बाद। और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस पे दोनों पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, फिर अच्छे से उनका रिजल्ट को रिलायबल और वैलिड बनाते हैं, और चेक करते हैं कि जो हमने मेजरमेंट या अपना कॉन्सेप्ट लिया है वो रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए वो यूज करते हैं रिसर्चर्स। अभी मजीद भी चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है ना काफी हद तक क्लियर हो गया। इसके मजीद बाकी आई थिंक 2 या 3 टॉपिक्स रह गए, तो इंशाल्लाह मजीद इसको हम कल क्लियर करेंगे। आप भी काइंड लेक्चर लाजमी सुन लें। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।